प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के हमारे अतीत भाग 1 के अध्याय नंबर 3। लेसन का नाम है दिल्ली के सुल्तान। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली के सुल्तानों के विषय में। इसमें अभ्यास का सबसे पहला प्रश्न है, दिल्ली में पहल किसने राजधानी बनाई? तो दिल्ली के अंदर सबसे पहले तोमर राजपूत राजाओं ने दिल्ली में सबसे पहले अपनी राजधानी को स्थापित किया था। ये एक अंक का प्रश्न है भैया आपका। प्रश्न नंबर 2 है, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? प्रशासनिक भाषा में लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते? दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल, मुस्लिम शासकों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी थी। एक बार बताते हैं, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी थी। प्रश्न नंबर 3, किसके शासनकाल के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? तो भाई सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में हुआ था। प्रश्न नंबर 4, इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? इब्न बतूता अफ्रीका के एक देश मोरक्को से भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न है भाई आपका, न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था? वे एक सिस्टम था जिसे न्याय चक्र कहा जाता था। प्राचीन काल में जो राजाओं का शासन होता था, तो उसके अनुसार जो राजा लोग हैं वो अपने राज्य में रहने वाले किसानों व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते थे, और बदले में वो किसान या व्यापारी थे वो राजाओं को टैक्स देते थे। तो इसलिए इसमें लिख के बताया गया, न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों या किसानों का ध्यान रखना बहुत जरूरी था। उत्तर है, न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि किसान से प्राप्त होने वाले राजस्व या कर से ही सैनिक अपना वेतन प्राप्त करते थे, इसलिए वे किसानों की रक्षा करने का काम करते थे। नंबर 6, सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं? भीतरी सीमा, सल्तनत की भीतरी सीमा से अभिप्राय भाई सल्तनत राज्य की भीतरी सीमा से अभिप्राय उन क्षेत्रों से है जो गैरिसन शहर वे शहर होते थे जो सैनिकों के रहने के लिए स्पेशल बनाए जाते थे, उनको गैरिसन शहर कहते हैं। जो गैरिसन शहरों के आसपास बसे होते थे और उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करते थे, जैसे दूध या अनाज जैसी जो वस्तुएं हैं उनको सैनिकों के लिए उपलब्ध करवाते थे, उनको सल्तनत की भीतरी सीमा कहा जाता था। एक बार बताते हैं, भीतरी सल्तनत की भीतरी सीमा से अभिप्राय उन क्षेत्रों से था जो गैरिसन शहरों के आसपास बसे होते थे और उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करते थे। बाहरी सीमा, गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि, मतलब गैरिसन शहर से दूर स्थित शहरों को, लेकिन वो उसी राज्य का हिस्सा होते थे, दिल्ली सल्तनत की बाहरी सीमा कहा जाता था। बाहरी सीमा से अभिप्राय है गैरिसन शहरों से मतलब गैरिसन जो शहर सैनिकों के लिए बनाए जाते थे उन शहरों से दूर स्थित वे क्षेत्र जो होते तो उसी राज्य का हिस्सा थे, लेकिन वो गैरिसन शहरों से बहुत दूर होते थे, उनको दिल्ली सल्तनत की बाहरी सीमा कहा जाता था। आगे अभी प्रश्न नंबर 7, मुक्ति अपने कर्तव्य, मुक्ति कौन होते थे? मुक्ति भाई राजाओं के द्वारा लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए कुछ व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था या काम पर लगाया जाता था, उन व्यक्तियों को मुक्ति कहा जाता था। वे कई तरह के कार्य करते थे। अब मुक्ति अपने कर्तव्यों का या अपने काम का सही से, राजा के आदेशों का सही से पालन करे, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे? आपके विचार से सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करना चाहने के पीछे उनके क्या कारण हो सकते हैं? और कई बार क्या होता था, जो मुफ्ती या इख्तियार होते थे वो राजाओं के आदेशों को कई बार नहीं मानते थे, तो उनके इन आदेशों को न मानने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, हम इस प्रश्न में पढ़ेंगे। उत्तर, अब जो मुफ्ती या इख्तियार होता था वो राजाओं के आदेशों को क्यों नहीं मानते थे? मुफ्ती एक इख्ते का प्रमुख, मतलब एक इख्ते का मालिक होता था जिसे राजा नियुक्त करता था, और राजा कर इकट्ठा करने की जिम्मेदारी भी मुफ्ती या इख्तियार को ही सौंपता था। मुफ्ती उस स्थान के लोगों के फैसले करने का काम भी मुफ्ती ही करते थे। मुफ्ती को इख्तियार भी कहा जाता था। मुफ्ती अपने कर्तव्य का या राजा के आदेश का पालन करें, यह निश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए थे। नंबर 1, मुफ्ती की नियुक्ति वंश परंपरा के आधार पर नहीं थी। वंश परंपरा का होता है भाई, यदि कोई व्यक्ति मुफ्ती बन जाता है तो उसकी मृत्यु के पश्चात या उसको
बूढ़ा होने के पश्चात उसका बेटा मुक्ति बने, लेकिन ऐसा सिस्टम, यह व्यवस्था नहीं थी। मुक्ति को योग्यता के आधार पर ही लगाया जाता था। मुक्ति की नियुक्ति वंश परंपरा के आधार पर नहीं होती थी। नंबर 2, मुक्ति को एक इक्ते में या एक स्थान पर कम समय के लिए लगाया जाता था। उसके बाद 2 या 3 वर्ष के बाद उसको बदलकर दूसरे स्थान पर नियुक्त या लगा दिया जाता था। जैसे कि आजकल ट्रांसफर सरकार है जो अपने कर्मचारियों को ट्रांसफर या तबादला कर देते, ठीक उसी तरह से। नंबर 3, मुक्ति को राज्य के कठोर नियमों का सख्ती से पालन या कठोरता से पालन करना पड़ता था। यदि आप पालन नहीं करता था तो राजा उन्हें दंड देता था। नंबर 4, मुक्ति द्वारा लोगों से एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए भी राज्य का एक लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। नंबर 5, इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य या राजा के द्वारा निश्चित या निर्धारित किया गया कर या टैक्स ही वसूले और तय संख्या के अनुसार ही सैनिक रखे। अब आगे दूसरा प्रश्न इसका, सुल्तानों के आदेशों का उल्लंघन करने के, भाई ये राजा के आदेशों को एक बार नहीं मानते थे, इसके पीछे कारण था मुक्तियों पर कठोर नियंत्रण। राजा उनके ऊपर बहुत कठोर नियंत्रण या कंट्रोल रखते थे, निगरानी रखते थे, जिससे वे परेशान हो जाते थे। मुक्तियों को कठोर निगरानी में रखना। और नंबर 3, मुक्तियों की एक इक्ते में स्थायी नियुक्ति न करना, मतलब उनको हर कुछ समय के बाद बदल दिया जाता था। एक बार फिर पढ़ते हैं इस प्रश्न को हम। नंबर 1, मुक्ति की नियुक्ति वंश परंपरा के आधार पर नहीं की जाती थी। नंबर 2, मुक्ति को एक इक्ते में थोड़े समय के लिए ही नियुक्त किया जाता था, इसके बाद उसका स्थानांतरण या तबादला कर दिया जाता था। मुक्ति को राज्य के कठोर नियमों का सख्ती से पालन करना पड़ता था। नंबर 4, मुक्ति द्वारा लोगों से एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए भी एक राज्य द्वारा लेखा या राजा के द्वारा एक लेखा अधिकारी मुक्तियों के ऊपर लगाया जाता, नियुक्त किए जाते थे। नंबर 5, इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राजा के द्वारा निश्चित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार ही सैनिक रखे। सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करने के पीछे कारण मुक्तियों पर कठोर नियंत्रण होना, मुक्तियों को कठोर निगरानी में रखना, मुक्तियों की एक इक्ते में स्थायी नियुक्ति न करना। आगे प्रश्न नंबर 8, आपका अभ्यास का प्रश्न नंबर 8 है, दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा। दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों ने अनेक हमले किए। इन हमलों का दिल्ली सल्तनत पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। दिल्ली सल्तनत को एक विशाल सेना खड़ी करनी पड़ी। सैनिकों के लिए सिरी नाम का एक नया गैरिसन शहर स्थापित करना पड़ा। एक बार बताते हैं, दिल्ली सल्तनत को एक विशाल सेना खड़ी करनी पड़ी। सैनिकों के लिए एक सिरी नामक गैरिसन शहर करना पड़ा। इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, सैनिकों के वेतन और भोजन की व्यवस्था करने के लिए किसानों पर 50% तक कर लगा दिया गया। 50% का आधार है कि किसान जितनी फसल उगाते थे, सैनिकों के वेतन और भोजन की व्यवस्था करने के लिए किसानों पर उनकी कुल उपज का 50% उन्हें राजा को टैक्स के रूप में देना पड़ता था। नंबर 4, मोहम्मद तुगलक को अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दक्षिण में दौलताबाद ले जानी पड़ी। और नंबर 5, आर्थिक तंगी से बचने के लिए मोहम्मद तुगलक को तांबे के सिक्के, चांदी के बजाय तांबे के सिक्के चलाने पड़े। आगे है प्रश्न नंबर 11, दिल्ली के सुल्तान जंगलों को क्यों कटवा देना चाहते थे। क्या आज भी उन्हीं कारणों से जंगल काटे या वन काटे जा रहे हैं। दिल्ली के सुल्तान निम्नलिखित कारणों से जंगलों को कटवा देना चाहते थे। जंगलों को काटकर कृषि योग्य भूमि प्राप्त करने के लिए। नंबर 1, जंगलों को काटकर खेती की भूमि प्राप्त करने के लिए जंगलों काटा जाता था। नंबर 2, गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में, ये गैरिसन शहरों के आसपास में स्थित भीतरी सीमाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए आज के निम्न कारणों से वन काटे जा रहे हैं। भैया तो पहले प्राचीन समय में वन क्यों काटे जाते थे, आज क्यों वन काटे जा रहे हैं। नंबर, आवास या घरों का निर्माण करने के लिए, खाली भूमि हासिल करने के लिए। नंबर 2, इमारती लकड़ी प्राप्त करने के लिए वनों को काटा जा रहा है। नंबर 3, कीमती लकड़ी की तस्करी करने के लिए, तस्करी होता है बिना सरकार को बताए दूसरे देशों में लकड़ी को बेचना, जैसे चंदन जैसी, साल, सागौन जैसी कीमती लकड़ी को बेचना। नंबर 4, सड़कों और रेल मार्गों के विकास के लिए, निर्माण करने के लिए भी वनों को काटा जा रहा है। नंबर 5, कृषि योग्य भूमि या खेती बाड़ी की जमीन को प्राप्त करने के लिए भी वनों को काटा जा रहा है। आगे है प्रश्न लघुतरात्मक प्रश्न नंबर 1, अलाउद्दीन खिलजी ने कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए क्या कदम उठाए। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को इक्ते के स्थान पर नगद वेतन
देना निश्चित कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को इख्ते मतलब उनको ज़मीनें नहीं दी जाती थी, बल्कि उनको नगद वेतन हर महीने वेतन दिया या तनख्वाह दी जाती थी। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे, जिनके कारण संदेह था कि व्यापारी अपनी वस्तुओं की कीमतें न बढ़ा दें। इसके लिए उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित या राजा के द्वारा निश्चित की कीमतों का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा दी जाती थी। आगे है प्रश्न नंबर 2। अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं लिखिए भाई। अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था मतलब वो अपना टैक्स या राजा लोगों को धन कहाँ से प्राप्त होता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व मतलब जमीन से प्राप्त होने वाला कर, राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य ने अपने अधिकार में ले लिया था। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार ले लिया गया था, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने के लिए मजबूर किया गया। सुल्तान शासकों ने जमीन का मुआयना किया। सुल्तान राजाओं के प्रशासक राजाओं के कर्मचारियों ने जमीनों का मुआयना मतलब जांच की और बड़ी हिसाब से उसका सावधानी से उसका हिसाब रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत या राजा की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर या टैक्स लिए जाते थे। नंबर 1 कृषि पर लगने वाला टैक्स जिसे खराज कहा जाता था, और जो किसान की उपज या फसल का आधा लगभग 50% होता था। नंबर 2 घरों पर लगने वाला कर जिसे गृह कर, और मवेशियों पर लगने वाला कर। इस तरह से 3 कर आम लोगों से राजाओं के द्वारा लिए जाते थे। भाई आज के लिए आपका लेसन समाप्त। धन्यवाद।